हाय। तो आज सीयूटी हो गया है ख़त्म फाइनली, मतलब मेरा नहीं, मेरा अभी एक और पेपर बचा है, पर एक पेपर मतलब जो मेन वाला था मेरा फिज़िक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश, उसका हो चुका है। और 7 बजे मैं घर से निकल गई थी अपने सेंटर के लिए। मेरा सेंटर 15 किलोमीटर दूर पड़ा था। और मुझे इस बात का मुझे रिलीफ़ है कि भाई मेरा सेंटर इधर उल-जुलूल जगह नहीं पड़ा था, जैसे औरों का पड़ा था, जैसे कि दूसरे ही स्टेट में दे दिया वगैरह वगैरह। तो मेरा सेंटर पड़ा था मेरे ही सिटी में और 15 किलोमीटर की दूरी पे था। 7 बजे मैं निकल गई थी, रैपिडो की थी मैंने, और आधा घंटे में हम पहुंच गए थे सेंटर पे। तो फिर उसके बाद जब मैं सेंटर पे गई तो फ्रिस्किंग वगैरह मतलब चेकिंग वगैरह हुई। अच्छा, यहाँ पे बहुत ही थोड़ा अजीब लगा, मतलब मैं पहले भी आई हूँ सेंटर पे पेपर देने, बट फ्रिस्किंग वाला पार्ट थोड़ा मुझे वैसा लगा। वैसे गर्ल्स जितनी भी हैं, ये मैं बोलूँगी कि वो मतलब आपने अगर इयरिंग्स पहने हैं तो उस पर वो टेप चिपका देंगे वगैरह चिपका देंगे, तो उससे अनकंफर्टेबल अगर आपको होगा तो आप पहले ही, मतलब अगर आपको निकालना है तो आप निकाल लेना। और कई बार सेंटर पे वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि एनटीए ही करवाता है सीयूटी भी, और एनटीए ही करवाता है नीट भी। तो क्या पता कि नीट की तरह ही ना वो काट वाट के निकाल दे सारे मेटल्स, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे जनरली फ्रिस्किंग जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही होती है। ज़्यादा ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं वो कि भाई ये भी निकाल दो वो भी निकाल दो वगैरह वगैरह, नहीं होता है कुछ। अम, इसके अलावा अगर आपने कुछ भी मतलब सर पे पहना है, मतलब क्लेचर वगैरह, मेरे सेंटर पे सिर्फ लड़कियां ही थी, मेरे सेंटर पे लड़के नहीं थे, क्योंकि शायद सिर्फ लड़कियों का ही सेंटर पड़ा था वो। वेल, होता होगा शायद ऐसा, मैं तो सीयूटी पहली बार दे रही हूँ। तो पूरा फ्रिस्किंग हो रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जैसे ही मैं सेंटर, मतलब यहाँ पे थोड़ा अजीब मोमेंट हो गया था कि मैं, जैसे लाइन है ना, बहुत लंबी लाइन थी। तो रूम है, एक कैबिन टाइप का है, उस पर पूरा पर्दे लगे हैं। तो जैसे जैसे अंदर से मतलब लड़कियाँ जा रही थी, निकल रही थी, तो ऐसे लाइन अंदर जा रही थी। तो जैसे ही मैं अंदर गई, मुझे कुछ अजीब ही माहौल लगा। वहाँ उनके अपने ही जोक चल रहे थे। 2 लेडी थी, एक लेडी तो मेटल से डिटेक्टर से पूरा कर रही थी और एक लेडी हाथ से कर रही थी। तो वहाँ पे अलग ही, जैसे ही मैं अंदर गई भाई, अलग ही एक्सपीरियंस है। उनके अपने ही जोक चल रहे हैं कुछ, मतलब अपने ही डबल मीनिंग उनके जोक्स चल रहे थे। खैर मुझे तो कॉन्टेक्ट समझ ही नहीं आया, मैं अभी अभी आ रही थी, और जो भी था थोड़ा अनकंफर्टेबल था वहाँ पे, मतलब मुझे ऐसा लगा। खैर इस सेंटर में पहले भी गई हूँ और ऐसा तो मैंने कभी फेस नहीं किया। शायद वो दो ही लोग हुए होंगे जो नए थे, जो भी है। फिर निकले हम वहाँ से, और फिर एक्चुअली आपकी जो एडमिट कार्ड होते हैं ना, तो उससे पहले आपको एडमिट कार्ड, मतलब वहाँ पे वो आपके पूरे लैब का नाम लिखते हैं, सिस्टम का नाम लिखते हैं। फिर आप जाते हो, फिर एक रूम में आप पूरा थंब इम्प्रेशन लगाते हो, आपकी फ़ोटो खींचती है। फिर जाकर आप अपने सिस्टम पे बैठते हो। जब मैं सिस्टम पे बैठी तो उस पर मतलब 1 घंटा बचा था, तो 1 घंटा मैं बैठ रही थी और बस सोचे ही जा रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैं एडवाइस यहाँ पे दूंगी आपको, अगर आप पहली बार सीयूटी दे रहे हो या फिर कुछ भी, बहुत सारे सेंटर में एक बार थंब इम्प्रेशन हो जाता है। तो बहुत सारे सेंटर में एक बार फ्रिस्किंग, मतलब फ्रिस्किंग नहीं, मतलब बहुत सारे सेंटर पे एक बार जब आपका थंब इम्प्रेशन हो जाता है और आपकी फ़ोटो खिंच जाती है, तो बहुत बहुत जगह वो आपको वॉशरूम उसके बाद यूज़ करने नहीं देंगे, क्योंकि बहुत मतलब पिछली बार जब मैं गई थी किसी दूसरे एग्ज़ाम के सिलसिले में, तो वहाँ पे फिर उन्होंने यूज़ नहीं करने दिया था। बट येस, इस टाइम पे उन्होंने करने दिया था। तो मतलब मेक श्योर करना कि आपका जब मेन थंब इम्प्रेशन हो, या फिर आपकी फ़ोटो खींचे, मतलब नीट में भी होता है ना ऐसा कि थंब इम्प्रेशन या फ़ोटो, तो मेक श्योर करना अगर वॉशरूम इंस्टीट्यूट के बाहर है या फिर ऐसी जगह पे है जो कि आपके रूम से बहुत दूर है, तो आपको नहीं जाने देंगे। तो आप मेक श्योर करो कि आप उन सब चीज़ों से पहले, आप जहाँ भी अगर आपको वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है तो आप यूज़ करके पहले आ जाओ। तो सिस्टम पे हम बैठे, एंड वैसे मतलब आता है आपका, मतलब उनको आपका पासवर्ड वगैरह भरना होता है। एक्चुअली पासवर्ड होता है वहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और पासवर्ड वगैरह आएगा। आपको साइन इन नहीं करना होता, आपको साइन इन तब करना होता है जब वो बोलते हैं। और बाद में जब आप साइन इन करते हो, उसके मतलब ये समझ लो कि पेपर स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले आप साइन इन करते हो, मतलब करीब करीब आप करते होंगे 8:50 पर। 9 बजे से पेपर होता है ना, तो 8:50 पे शायद आप साइन इन करते हो। फिर तब तक बैठे, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, और फिर उसके बाद आई एम रेडी पे क्लिक करते हैं, और फिर उसके बाद आपका पेपर स्टार्ट होता है। तो मेरा पहले इंग्लिश का पेपर था। तो इंग्लिश का पेपर मेरा पहले 60 मिनट था। 60 मिनट मुझे मिलते, 1 घंटा मिला था मुझे इंग्लिश के पेपर के लिए, और 50 क्वेश्चन थे उसमें। तो इस 1 घंटे में मुझे इंग्लिश के 50 क्वेश्चन करने थे। अच्छा, अब मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैंने इंग्लिश के लिए अलग से तैयार किया है, और मैंने इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश के लिए मैंने तैयार भी नहीं किया था, मैं ऐसे चली गई थी। बट कंपैरेटिवली इंग्लिश वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। थोड़े वहाँ पे ईडियम्स आए थे, मतलब मुहावरे वगैरह, थोड़ा वैसा था कि वो थोड़े मुझे लगे कि हाँ भाई ये थोड़ा पढ़ा नहीं है मैंने। और कुछ एंटोनियम सिनोनियम्स, तो वो मिलके 2-3 क्वेश्चन होंगे, 2-4 क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने सबसे ज़्यादा देखे वो क्वेश्चन थे लाइक रीअरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड। मतलब अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो जैसे उसमें ना 3-4 स्टेटमेंट लिखे हैं, और तुम्हें उन्हें रीअरेंज करना है कि वो एक मीनिंगफुल वर्ड बना ले, जैसे ABCD। अब मैं अगर तुम्हें कुछ एग्जाम्पल मुझे जो याद आ रहा है, जैसे एक उसमें एग्जाम्पल, मुझे एक एग्जैक्टली क्वेश्चन जो याद आ रहा था वो वाला है कि, तो एक स्क्रिप्चर से रिलेटेड
था उसमें, मतलब रीअरेंज करना। अच्छा, रीअरेंज में मैंने जो टेक्निक यूज़ की थी, मतलब जो मुझे लगा कि जिससे टाइम बचा, ये रीअरेंज में देखोगे ना, कुछ रीअरेंज बहुत अच्छे हैं, मतलब उसमें क्या है ना, आपको सोचना पड़ेगा क्या ये तो सही नहीं है, क्या ये तो नहीं, मतलब आपको मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है उस रीअरेंज में। आपको बस इतना देखना है कि अगर आप उन्हें पैराग्राफ में पढ़ोगे, BCDA, इनको ऐसे स्टेटमेंट्स को पैराग्राफ में पढ़ोगे तो क्या एकदम सही आ रहा है, तो कुछ स्टेटमेंट ऐसे मिड में लग रहे हैं, मतलब कुछ तो एक्चुअली में कन्फ्यूजन थे। तो ऐसे रीअरेंज के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, मतलब अच्छे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और पैसेज आया था, पैसेज 2 पैसेज आए थे। एक पैसेज तो फिर भी ठीक था, दूसरा पैसेज तो भाई थोड़ा टफ था, मतलब कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा आपको दूसरा पैसेज भी। तो मेक श्योर करना कि आप टाइम लेके चलो उसके लिए। फिर एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन आया था, ईजी था। इनडायरेक्ट डायरेक्ट का एक क्वेश्चन आया था, ठीक ठाक था। उसके अलावा फ्रेजल वर्ब से एक क्वेश्चन आया था, मुझे जहाँ तक याद है 2 क्वेश्चन आए थे फ्रेजल वर्ब से। एक तो रिलेटेड ब्रेक, नहीं 3, हाँ 3, अब आ रहा है मुझे याद, 3। एक मैच द फॉलोइंग भी आया था। तो एक तो ले वाला आया था कि ले आउट, ले डाउन, मैच द फॉलोइंग करो, कि डिसकंटिन्यू द वर्क करना, और किसी चीज़ को मतलब इससे रिलेटेड मैच था। एक तो ले आउट या ले डाउन या उससे रिलेटेड ले ऑफ, इनसे रिलेटेड आया था। एक आया था ब्रेक इनटू, ब्रेक अवे, लाइक, और एक जो मुझे याद आ रहा है, तो मतलब ऐसे फ्रेजल वर्ब आए थे। तो ठीक है, अगर आपने पढ़े हैं, फ्रेजल वर्ब पढ़ने पड़ते हैं, और अगर आपने पढ़े हैं तो ठीक है, मतलब मैंने पढ़े थे मतलब बहुत टाइम पहले, तो मुझे याद आ गया। तो ऐसा ही क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं। और हाँ, टेंस के क्वेश्चन आए थे, 2-3 टेंस के क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल पेपर ठीक था। अगर आपको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज है तब भी हो जाएगा। ईडियम्स वगैरह नहीं होंगे ऑब्वियसली, तो वो तो मुझसे भी नहीं हुए थे, बट ठीक था। फिर उसके बाद पेपर अपना फिनिश हो गया था, मतलब 1 घंटे बाद अपना फिनिश, क्या मतलब कर दिया, तो वो स्विच अपना, मतलब विंडो क्लोज हो गई। फिर आया फिज़िक्स का पेपर। फिज़िक्स का पेपर आया मेरा, आई वुड से इतना डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप एक नीट के एस्पिरेंट हो, जेई के हो, तो बहुत ईजी आपको लगा होगा फिज़िक्स का पेपर। NCERT बेस्ड आया था, मतलब NCERT बेस्ड आया था, क्योंकि उसमें टेबल से सवाल पूछे थे। मतलब एक मुझे याद है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, डायमंड, फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास और वाटर। अब भाई तुमने NCERT की टेबल में देखा होगा कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, तो तुम्हें आता होगा। उसके अलावा आया था कि सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। सिल्वर था, ग्रेफाइट था, एक टेफ्लॉन था, आई एम नॉट श्योर, हाँ मतलब ऐसे थे। और अगर आपने टेबल नहीं देखी है तो हो गया फिर, ठीक है। और बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, जैसे क्यूब के कॉर्नर पे अगर आपने चार्ज रखा तो कितना आएगा, QI8F नॉट, वो सिंपल क्वेश्चन था। और अगर स्फेयर के अंदर डाइपोल रखा तो फिर कितना फ्लक्स होगा, 0, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और फिर उसके अलावा था डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन, जो एक्सियल और आपको इक्वेटोरियल पे रेशियो निकालना था, ईजी था। 2 kPr क्यूब वाला होता है वो। और जहाँ तक मुझे याद है उसके अलावा मतलब ईजी सी क्वेश्चन थे, जैसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, और NCERT से क्वेश्चन थे। मतलब ऐसा बहुत कम ऐसे क्वेश्चन थे जो कि शायद नहीं हुए होंगे। हाँ, ऑप्टिक्स का बहुत क्वेश्चन आया था, मतलब ऑप्टिक्स तो भर भर के आई थी ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस। और वो वो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आए थे। उसके अलावा जो ज़्यादा क्वेश्चन मुझे लगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के थे। गैल्वेनोमीटर वाला भी थोड़ा वगैरह आया था कि कैसे कन्वर्ट करोगे रेजिस्टेंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी खूब आया था, ऑप्टिक्स खूब आया था। और फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर भी आया था। फिर एक आध क्वेश्चन वो इलेक्ट्रोस्टैट से आए होंगे, एक आध क्वेश्चन उससे आए थे मैग्नेटिज्म से, और एक आध क्वेश्चन उससे आए थे। 1-2 डायमेंशन वाले क्वेश्चन भी आए थे, और एक आध क्वेश्चन उससे आए थे, क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स से। वो नहीं आता, वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, वो जो ग्राफ आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला, वो आया था। ईजी था, आराम से हो जाएगा वो तो। फिर उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी इजी था। बायोमोलिक्यूल से बहुत क्वेश्चन आए थे, एक मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे बायोमोलिक्यूल से, तो बायोमोलिक्यूल पढ़ के जाना। उसके अलावा हाँ, ऑर्गेनिक से भी काफ़ी क्वेश्चन। ऑर्गेनिक में NCERT के बीच से क्वेश्चन आए थे, जैसे मेरे को एक आया था कि मिथेनॉल की पॉइजनिंग को किससे चेंज करते हैं, मतलब किससे वो करते हैं, क्या बोलते हैं, काउंटर बैलेंस किससे करते हैं। तो वो NCERT में था, पढ़ा भी था मैंने, पर मुझे उसमें याद नहीं आया कि ऑप्शन क्या है उसका, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था NCERT में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, मतलब जो आप बोल रहे हो ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे। एक ग्राफ का क्वेश्चन आया था केमिकल काइनेटिक्स से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो मुझे ऐसा या नहीं, फ्यूल सेल से रिलेटेड आया था कि भाई, और अपोलो मिशन वही तो है, तो वो आया था। बाकी ऑर्गेनिक से आए थे, और ऑर्गेनिक से अमाइन, वो क्या कौन सा चैप्टर है, एल्डिहाइड वाले चैप्टर से आया था, और अमाइन वाले चैप्टर से आया था। हेलोएल्केन से कुछ नहीं आया था। तो केमिस्ट्री बस कंपेरेटिवली ईजी। ऑर्गेनिक से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन मेरे अमाइन से आए थे और बायोमोलिक्यूल से आए थे। और कोऑर्डिनेशन से भी ज़्यादा नहीं आया था, ठीक ठाक आया था एक आध क्वेश्चन। और डी ब्लॉक से भी एक आध आया था, मतलब एक क्वेश्चन होगा शायद, या ज़्यादा से ज़्यादा 2। ठीक था, मतलब पेपर ओवरऑल स्मूथ था। जो सेंटर में गई थी वो सेंटर ठीक था, उसमें माउस वर्क कर रहा था, इन्विजिलेटर भी ठीक थे, तो होपफुली मतलब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। बट हाँ, फ्रिस्किंग वाली प्रोसेस मुझे थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि दोज वुमेन, भाई वो तो बहुत अलग ही थी, उनके अलग ही मजाक चल रहे थे। बॉडी शेमिंग तो अलग ही थी उनकी, जो वो कर रहे थे कि लाइक वो बात कर रही थी इससे रिलेटेड कि हमें लाइक लाइक
फ्रिस्किंग के दौरान वो ये बोल रही थी कि हमें कर्वी बॉडी टच करना अच्छा लगता है रैदर देन स्किनी वाली। मतलब भाई, तो मैं तो वही सोच रही, मैं तो बोला जल्दी फ्रिस्किंग हो, मैं भागूँ यहाँ से। मैं भागी और फिर मैं बैठी, मैंने बोला भाड़ में जाए ये लोग मतलब जो भी है, मेरे को तो मेरे पेपर देने से मतलब है। फिर मैं पेपर दिया, तो पेपर तो स्मूथ था, फिर हम आ गए थे, ठीक रहा, मतलब इतना कुछ खास नहीं है। तो जिनका है उनके लिए ऑल द बेस्ट। अब मेरा एक पेपर बचा है 28 को है मेरा बायोलॉजी और GAT का।